हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एनएमस्पेंड एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो का एजेंडा जो है तो वो हम यहाँ पे डेटा सेंटर के स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने थंबनेल जरूर देखा होगा। अब इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाया है दैट इज अबाउट डेटा सेंटर वैल्यू चेन। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो जरूर देखें सो दैट आपको कुछ टर्म्स जो है डेटा सेंटर के वो अच्छे से समझ आए, बिकॉज हम इस वीडियो में वो टर्म्स डायरेक्टली यूज करने वाले हैं स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस के लिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यज्ञ इज ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन देयर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे कूपन कोड देख सकते हो। यू कैन यूज दिस कूपन कोड एंड आपको यहाँ पे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाओगे दोस्तों। तो अब सीधा डिस्कशन में हम जंप करते हैं। सो आई हैव श्रुति, निशित एंड यश विथ मी फॉर दिस डिस्कशन। पहले आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हो। दिस इज अबाउट एक ब्रॉड एक फ्रेमवर्क है क्या डेटा सेंटर के स्टॉक्स है ओवरऑल। इसमें जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हमने कुछ सिलेक्ट किए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो एक सेट है ऑफ डिस्कशन, इसको हमने बाइफरकेट किया है इनटू डिफरेंट सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट द डेटा सेंटर ऑपरेटर्स एंड क्लाउड। तो उसमें स्टॉक्स है अनंतराज, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड लोधा डेवलपर्स एंड E2E नेटवर्क्स। ये चार स्टॉक्स के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। पहला स्टॉक है अनंतराज। अनंतराज इज बेसिकली आप कह सकते हो इसको एक को लोकेशन डीसी ऑपरेटर प्लस एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। आई हैव यश विथ मी। यश, अनंतराज के बारे में क्या क्या हो रहा है, बेसिकली क्या करे डेटा सेंटर में? तो मेन बिजनेस जो उनका है वो डेवलपर साइड का है, बट उनके पास लैंड है कुछ हरियाणा में। तो वहां पे वो लोग डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं। तो दो सर्विसेज बेसिकली वो देते हैं कि को लोकेशन सर्विसेज भी है एंड दे हैव क्लाउड सर्विसेज, बट मेजोरिटी है को लोकेशन सर्विसेज। तो वहां पे वो क्या करते हैं कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि डेटा सेंटर के लिए जो बिल्डिंग लगती है वो प्रोवाइड करते हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो सर्वर्स है वो बिल्ड करके देते हैं। फिर जो हाइपर स्केलर्स वगैरह है, गूगल है या अमेजोन है, वो वहां पे आके रेंट करके अपने जो सर्वर से वहां पे रख देते हैं एंड दे अर्न रेंटल इनकम बेसिकली अनंतराज का। राइट। बेसिकली दिस इज सॉर्ट ऑफ एक डीसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेटअप कर लिया, देन यू कैन जस्ट लेंड इट टू समवन। बिकॉज इसमें क्या है कि देयर आर अगेन टू पार्ट्स एज वेल कि इधर उनके पहले आई थिंक जितना मैंने पढ़ा था कि दे हैव आईटी पार्क्स एंड नाउ दे आर आल्सो कन्वर्टिंग इनटू डेटा सेंटर। एक अगर इंफ्रा प्ले अगर आपको लेना है, सो दिस इज अ गुड स्टोरी टू ट्रैक। एंड उसमें भी अगर हम देखें तो जो लैंड तो इनके पास पहले से नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू डेटा सेंटर्स, राइट। एंड उसमें भी दे हैव मतलब ऑरेंज बिजनेस एंड उसके साथ उन्होंने टाइप करा है। बेसिकली यहाँ पे सेटअप कैसा होता है कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देंगे एंड देन उसमें मे बी सर्वर्स वगैरह E2E लगाएगा या कोई और प्लेयर भी लगा सकता है या खुद भी लगा के देन दे कैन रेंट इट आउट इफ दे इवेंचुअली एंटर इनटू दिस क्लाउड पार्ट। अब इसमें उनका गाइडेंस क्या है? व्हाट गाइडेंस दे आर लुकिंग एट? तो अभी करंटली तो जस्ट स्टार्ट किया उन्होंने, तो 28 मेगावाट का कैपेसिटी है उनका डेटा सेंटर्स में अभी। तो बट दे आर प्लानिंग की एम्बिशियस प्लान है कि 357 मेगावाट तक पहुंचना है उनको 2032 तक। तो प्लान्स तो एम्बिशियस है। और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी ऐसा कह रहे हैं कि 1200 करोड़ का जो एन्युटी रेवेन्यू है वो FY28 तक आएगा, जब उनका 63 मेगावाट तक कैपेसिटी पहुंच जाएगा। तो वन कुड कैलकुलेट की 357 तक अगर वो पहुंचते हैं तो क्या रेवेन्यू पोटेंशियल रह सकता है। एंड देन मार्जिन ऑब्वियसली डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में दे वुड गेट 70-75% मार्जिन है। एक और चीज यहाँ पे गुड न्यूज है कि जो अनंतराज के जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए, तो उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट भी किया है कि उनका जो डेटा सेंटर बिजनेस है वो डेवलपर बिजनेस से अलग करने वाले हैं। सो प्रोबेबली किसको अगर डेटा सेंटर प्योर प्ले डेवलपर चाहिए रहेगा कि जो को लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो डायरेक्टली वो प्ले ले सकते हैं। जैसे ही डीमर्ज हो जाए एक बार एंटिटीज, तो वहां पे वो हो सकता। बट यहाँ पे मेन रिस्क, अगर हम रिस्क की बात करें तो एक तो एग्जीक्यूशन एंड सेकेंड इज की वो लोग जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देर इज बहुत ज्यादा कंपटीशन है जो हाइपर स्केलर्स है, जैसे कि अमेजोन है, गूगल है, दे ऑल्सो प्रोवाइड देयर क्लाउड सर्विसेज। तो वहां पे एक बड़ा रिस्क बन सकता है कि फिर लोग इनके क्लाउड सर्विसेज क्यों यूज करेंगे। करेक्ट। एंड मतलब एक ऑक्यूपेंसी का एंड रेंटल प्रेशर भी आ सकता है कंसीडरिंग अगर कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, ओवर सप्लाई अगर हो जाता है तो सो दैट इज अ की रिस्क टू वॉच। अनंतराज इज बेसिकली एक इंफ्रा प्ले है, नॉट आप उसको ऐसे इंफ्रा प्ले के हिसाब से ही देखो कि कितना 300-350 मेगावाट इट इज लुकिंग एट एंड यील्ड का कैसा उनका प्ले आउट होता है। बिकॉज ये जो सेटअप है स्पेशली इंफ्रा प्ले, हमने ये डीसी के जो वैल्यू चेन का वीडियो इसमें भी हमने समझा है कि इसमें आरओ इज रिलेटिवली लोअर, सो वो एक रिस्क यहाँ पे हो सकती है।
देन नेक्स्ट है टेक्नो इलेक्ट्रिक। ये एक डीसी वैल्यू चेन में ये कोलोकेशन डीसी ऑपरेटर प्लस एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। सो टेक्नो इलेक्ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज हिस्टोरिकली ये कंपनी की ईपीसी ऑपरेटर है, जो क्या कहते हैं सबस्टेशन या ट्रांसमिशन लाइन या पावर प्लांट्स को रिलेटेड ईपीसी ये करते थे। तो इनके पास ये पहले ही अभी डीप एक्सपर्टीज आ चुकी है रिगार्डिंग पावर एंड मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो नाउ दे आर यूजिंग दैट इनटू डेटा सेंटर्स। तो जो एज डेटा सेंटर्स होते हैं तो ये बना के देते हैं टू रेलटेल एंड बाकी कंपनीज। एंड इनका भी आई थिंक FY27 का गाइडेंस है कि रफली 350 करोड़ डीसी रेवेन्यू से ये डीसी रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये खुद का भी स्केल अप कर रहे हैं एंड आल्सो दे आर हेल्पिंग अदर टू स्केल अप, जैसे कि रेलटेल हमने बात करी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनको खुद का सेटअप करना है, जैसे अनंतराज में एक चीज थी कि अनंतराज के पास पहले ही लैंड बैंक था, दे आर कन्वर्टिंग इनटू दिस, तो उसको लैंड कॉस्ट नहीं लगेगी, तो रिलेटिवली आरओईज में भी यहाँ पे हायर हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि इनको लैंड बाय करना है, देन उसके बाद इनको स्केल अप करना है, तो यहाँ पे इनको एक लैंड कॉस्ट हो सकती है, उसके बेसिस पे इनके आरओईज में भी उतने सबड्यूड रह सकते हैं। सो अगेन वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ की आरओईज कैसे, ट्रेजेक्टरी कैसे है इसमें। देन यहाँ पे रिस्क क्या हो सकती है, सो एक है ईपीसी मार्जिन जो है तो वो मे बी कॉम्पिटिशन की वजह से कंप्रेस होना, हायर कैपेक्स एज आई डिस्कस की एक रिस्क है, हायर कैपेक्स इनको लग सकता है एज कम्पेयर टू अनंतराज। बट अगर आपको एक ईपीसी प्ले एंड एक हाइपर, बिकॉज इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, अगर आपने पास में इनकी ग्रोथ देखी होगी एंड इनके प्लान्स भी है वैसे, तो एक हाई ग्रोथ स्टॉक बेसिकली अभी देखा जा रहा है। देन मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोडा डेवलपर्स के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट अबाउट दिस, इसमें क्या हो रहा है? मतलब टू बी फेयर यहाँ पे कि लोडा डेवलपर्स को एज अ डेटा सेंटर प्रॉक्सी नहीं देखना चाहिए। बेसिकली दे आर अ डेवलपर इन द मुंबई एमएमआर रीजन में। तो उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पलावा करके, जो कि नवी मुंबई में। तो वहां पे उनके पास कुछ अराउंड 4000 एकर्स का लैंड है। तो उसमें से 600 एकर्स का दे आर सेइंग कि डेटा सेंटर के लिए यूज करने वाले हैं। तो मेन वो लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट दे आर सेलिंग लैंड टू दिस हाइपर स्केलर्स वगैरह की। उनके पास एक कोस्टल एरिया का जो एडवांटेज है वहां पे, तो वहां पे अगर लैंड का उनको कॉस्ट वगैरह जो हाइपर स्केलर्स को लगता है, उसके लिए वो लोग उनको लैंड सेल करते हैं। तो डायरेक्टली कुछ डेटा सेंटर में कंट्रीब्यूट नहीं करते, इट इज जस्ट कि लैंड बेचना है जो हाइपर स्केलर्स। सो बेसिकली लैंड का इंफ्रा तो इनके पास पहले से ही है, राइट। एंड आई थिंक वो स्टोरी भी उनकी कि 2016 से उन्होंने वो लैंड पड़ा हुआ है। सो एक लैंड बैंक का ऑप्शनलिटी तो इनके पास है, बट अगेन एग्जीक्यूशन अनसर्टेनिटी अगर उसमें वो जाते हैं, बिकॉज वो डीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो नहीं है, तो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो पहली बात है। लैंड बेचना है या उसमें जाना है, अगेन वो एक पॉइंट वहां पे है। देन नेक्स्ट कंपनी है E2E नेटवर्क्स। तो E2E नेटवर्क्स के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज वेरी क्लोज इक्विवेलेंट टू क्लाउड के जो हाइपर स्केलर्स है, तो बहुत क्लोज इक्विवेलेंट है, नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, बिकॉज E2E नेटवर्क सिर्फ सर्वर लेता है एंड उसमें लाइक जीपीयूज इंस्टॉल करके दे जस्ट सप्लाई क्लाउड सर्विसेज। बट E2E नेटवर्क्स का कैसा है कि दिस इज मे बी यू कैन से 30 to 40% चीपर एज कम्पेयर टू व्हाट मे बी अदर गाइज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट, मतलब क्या प्राइसिंग उनका है, जैसे कि AWS और गूगल क्या प्राइसिंग पे वो कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में चीपर है। एंड दिस इज प्योरली अ इंडियन कंपनी। तो इसमें सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सर्विस लेते हैं, देन सप्लाई करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर लेयर ऐड करके देन उसको जो जीपीयू का कंप्यूट है तो वो बेचते हैं। अब इसमें भी उनका जो गाइडेंस है तो वो है कि अभी करेंटली इनके 5000 प्लस जीपीयूज इन्होंने क्लॉक करे हैं। देन इनको उन्होंने बोला था एक कॉन कॉल में दे वांट टू टेक इट टू 10,000 जीपीयूज बाय इन नेक्स्ट 1 or 2 years। सो एक अच्छा हाई ग्रोथ एंड स्टेबल मार्जिन का प्ले यहाँ पे हो सकता है, बट अगेन इसमें रिस्क ये है कि इनको कंसिस्टेंटली जो है तो कैपेक्स करना पड़ेगा, बिकॉज जीपीयू का जो क्या कहते हैं एवोल्यूशन है तो वो फास्ट हो सकता है एंड उसके बेसिस पे इनको भी एड ऑन वहाँ पे कर सकते, मतलब नई जीपीयूज लाना, देन उसकी भी कॉस्ट ज्यादा होती है। सो कंटिन्यूस कैपेक्स एक ऑब्सोलेसेंस रिस्क, टेक ऑब्सोलेसेंस रिस्क यहाँ पे हो सकती है, ये हमने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कंपटीशन भी हो सकती है फ्रॉम ग्लोबल हाइपर स्केलर्स, तो ये भी हमने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। देन हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दिस इज अबाउट कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। तो इसमें एक ही कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। सो आई हैव श्रुति विद मी। सो श्रुति, व्हाट अबाउट नेटवेब? नेटवेब में क्या हो रहा है? व्हाट आर दे डूइंग इन डेटा सेंटर्स? बेसिकली जैसे अभी करंटली E2E का तो आई थिंक अनुष ने यहाँ पे बता दिया कि वो सर्वर्स लेके उसमें जीपीयू डालता है, बट वो सर्वर्स आते कहाँ से है? तो नेटवेब इज द कंपनी जो यहाँ पे सर्वर्स बनाती है। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि एनवीडिया के साथ इनका टाई अप हुआ है एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे काफी रनअप भी दिया था।
तो मेनली ये लोग क्या करते हैं, एनवीडिया चिप जो है, जीपीयू की चिप्स जो है वो डिजाइन करता है, देन हमको पता है TSMC जैसी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है, ये लोग उसको प्रोक्यूर करते हैं एंड देन वो इंस्टॉल करते हैं इनटू अ सर्वर और वो पूरा कंबाइन करके दे सेल दैट सर्वर टू कंपनीज लाइक E2E। ठीक है, तो इनका टायरॉन करके एक फ्लैगशिप यहाँ पे प्रोडक्ट है जिसके अंडर ये सर्वर्स बनाते हैं, जिसमें पीसीबी, असेंबली, कूलिंग, फॉर्म फैक्टर एंड रैक आर्किटेक्चर भी होता है। तो मेनली अगर करंटली ऐसे देखें तो इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, SMT करके इनकी टेक्नोलॉजी है, ये IP प्रोडक्ट है, राइट, इसलिए बहुत नीश में ये कंपनी काम कर रही है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इनको ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांगली यहाँ पे बढ़ रही है। 2500 करोड़ के आसपास ऑर्डर इनके पास अभी भी है Q1 FY27 के रिजल्ट के बाद। एंड अगर देखा जाए तो अगर डेटा सेंटर की बात करें तो उसमें ये डायरेक्ट प्रॉक्सी प्लेयर तो है एंड इंडियन कंपनी है, बट स्टिल कंपनी का नीश काफी है क्योंकि ये कंपनी पहले सुपर कंप्यूटर्स बनाती थी। सो जो मेनली अगर एग्जांपल दूं तो वेदर फोरकास्टिंग में ये यूज होता है, तो काफी ज्यादा कंप्यूटिंग, हाई कंप्यूटिंग पावर पे ये कंप्यूटर्स वहाँ पे काम करते हैं। तो उनकी पार्टनरशिप करेंटली AMD एंड एनवीडिया के साथ है। बट अगर रिस्क की मैं बात करूँ तो जैसे इट जस्ट पार्टनरशिप, इनके पास ऑल्दो IP प्रोडक्ट है, बट आगे जाके अगर कोई नई कंपनी आती है इनटू दिस सर्वर वाला थिंग तो वहां से भी इनको कंपटीशन आ सकती है। बट डेफिनेटली वैल्यूएशंस तो देखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा चेरी पिकिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक्स में, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। वैल्यूएशन तो है ही इसमें कि बिकॉज इसमें क्या है कि देयर आर लाइक इन टू पार्ट्स की 150 करोड़ का कैपेक्स लगता है फॉर 1 मेगावाट, उसमें से 100 करोड़ आर जस्ट फॉर दिस सर्वर्स एंड एवरीथिंग। तो उसमें ये एक कंपनी इकलौती हमें लगती है कि एक प्ले हो सकता है, बट इसमें भी मार्जिन आर लाइक 12 to 14%, सो वैल्यूएशन इज रिलेटिवली लो प्लस वैल्यूएशन इज हाई, तो ये जो रिस्क है वो हमने यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। देन नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कंपनीज है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, CG पावर, कमिंस, TD पावर, एमटार एंड अपार इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। सो स्नाइडर इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, एंड टू एंड पावर एंड ऑटोमेशन प्ले है फॉर द डीसीज पार्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो दिस इज मोस्टली इनटू, एक तो पहले तो MNC है, दूसरा है दिस इज मोस्टली इनटू मीडियम एंड हाई वोल्टेज सॉर्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड चीजों में ये काम करते हैं। एंड उसके साथ ये क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो लेयर है तो वो भी इंटीग्रेट करके देते हैं, एंड दिस इज हाउ दे आर स्केलिंग अप द बिजनेस। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली MNCs के केस में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि दे आर वेरी मार्जिन प्रोटेक्टिव एज कम्पेयर टू द ग्रोथ। तो अब क्या है कि टेलविंड तो आ रहा है, बट एक एड ऑन एडवांटेज यहाँ पे MNCs के तौर पे ये दिखता है कि मार्जिन यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू मे बी बाकी जो इंडियन कंपनीज हैं जो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करती हैं, स्पेशली इन दिस स्पेस में। तो यहाँ पे इनके कैपेक्स प्लान्स जो है तो दे प्लान टू एक्सपैंड द ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फ्रॉम 1500 MVA टू 7000 MVA, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमने ध्यान देनी चाहिए। देन यहाँ पे रिस्क क्या हो सकती है, तो अगेन कंपटीशन यहाँ पे एक रिस्क है फ्रॉम हिताची एनर्जी, बिकॉज पावर में अगेन बिकॉज गवर्नमेंट ने भी अभी बोला है कि चाइनीज प्लेयर्स आर आल्सो ओपन, बट अगेन दे हैव टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ओनली। तो अभी तो सिर्फ इन इंडिया है, तो ज्यादा मार्केट ने उनको बीटन डाउन नहीं किया इनके वैल्यूएशंस को। बट अगर गवर्नमेंट आगे कहते हैं कि चाइनीज प्लेयर्स आर आल्सो ओपन, कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर के यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, देन वैल्यूएशंस आर लाइक वैल्यूएशन रिस्क यहाँ पे एक है, प्लस कॉम्पिटिशन रिस्क भी यहाँ पे हो सकती है। देन CG पावर के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट अबाउट CG पावर, श्रुति? सो CG पावर भी अगेन ट्रांसफॉर्मर वाला थोड़ा प्ले है, बट पर्टिकुलरली ये कंपनी स्विच गियर और मोटर्स भी बनाती है। अगर हम डेटा सेंटर के कंटेक्स्ट में बोले तो ट्रांसफॉर्मर है जो इनके पावर सेगमेंट करके एक रेवेन्यू का सेगमेंट है, उसके अंडर आता है। सो दे बेसिकली बिल्ड मैसिव ट्रांसफॉर्मर्स। तो पावर के केस में अगर एक छोटा सा वन लाइनर बोलूँ तो जो भी ग्रिड लाइन के थ्रू पावर आती है वो ज्यादा वोल्टेज में आती है, तो उसको डाउन करना पड़ता है, वोल्टेज डाउन करना पड़ता है, जिसके लिए इनके जो हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफॉर्मर्स है वो यहाँ पे यूज होते हैं। उसके बाद वो पावर सप्लाई होता है टू DC फैसिलिटी, दैट इज डेटा सेंटर फैसिलिटी। तो अभी करेंटली इंडिया में वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल के थ्रू ही डेटा सेंटर को पावर यहाँ पे दी जा रही है, बट बाकी भी तरीके हैं जो निश्चित बाद में कवर करेगा उसकी भी कंपनीज। बट डेफिनेटली ये कंपनी प्ले होगी अगर पावर सप्लाई होगा थ्रू फॉसिल फ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, राइट। सो बिकॉज अगेन पावर इज लाइक अ रॉ मटेरियल फॉर DCs, विदाउट, बिकॉज वो थोड़ा भी लेटेंसी अगर होता है तो देन देयर इज अ ह्यूज, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है फॉर DCs पार्ट। बट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू CG पावर, यू नो, यहाँ पे थोड़ा
ये प्ले भी है बिकॉज दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड इन देयर बिजनेस. Business. सेमिकॉन का भी अभी यहाँ पे प्ले है, तो बाकी प्लेस भी है. एंड इनका आई थिंक दे हैव आल्सो ट्राइड इनटू लिक्विड Liquid कूलिंग, cooling, राइट. yeah. तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी, ऑप्शनलिटी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो हो सकती है. ऑन द रिस्क साइड आई थिंक लंपीनेस ऑफ द ऑर्डर बुक इज द Correct, ओनली correct. थिंग, बिकॉज गवर्नेंस का तो यहाँ पे कुछ है नहीं. Gurugappa Group और is very एग्जीक्यूशन good. में भी इनको काफी टाइम लगता है, तो डेफिनेटली हाँ, ऑर्डर बुक that is काफी also. स्ट्रॉन्ग वे से यहाँ पे बढ़ती हुई दिख सकती है, बट रेवेन्यू में वो कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम थोड़ा भी लग यहाँ पे, सकता है, तो हाँ. वहां पे भी लंपीनेस डेफिनेटली रहेगा इनका. करेक्ट. And- देन कमिंस के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट अबाउट कमिंस? सो क्या हो रहा है कमिंस में? तो अभी जैसे अनुष ने अभी एक बात कही थी वाइल एक्सप्लेनिंग सीजी पावर की, थोड़ा भी यहाँ पे अगर पावर सप्लाई डिस्टर्ब होता है बाय एनी रीजन, तो उसकी वजह से डेटा सेंटर पे काफी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है. तो वहां पे आता है कमिंस. तो इनके हैं डीजल के जनरेटर्स, ये लोग बनाते हैं बेसिकली पावर बैकअप के लिए, जो बैटरी बैकअप है. तो वाया दिस डीजल जनरेटर्स वो यहाँ पे जब भी अगर सपोज पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो गया, तो वाया दैट फॉर 5 और 15 मिनट्स वो वहाँ पे पावर जनरेट कर सकता है, सपोर्ट करेगा डेटा सेंटर को उतना पावर लोड लेने के लिए. तो कंपनी ने करंटली 26,000 ऐसे जनरेटर डेटा सेंटर को स्पेसिफिकली डिलीवर किए हैं इन लास्ट FY26. एंड अगर ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स की भी बात करें, तो जो कॉन कॉल था इनका Q4 FY26 का, तो तभी इन्होंने बात की थी डेटा सेंटर के बिजनेस के थ्रू 30 to 35% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इनको हुआ है स्पेसिफिकली. एंड करंटली आगे जाके भी ये बोल रहे कि 15 to 20% इनका रेवेन्यू मिक्स रहेगा फ्रॉम डेटा सेंटर ऑल्सो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जो ये डीजल जनरेटर्स बनाती है. बट अगेन इसमें भी यही कैच है कि अगर फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही अगर हो रहा है पावर सप्लाई, तो ही ये कंपनी वहां पे प्ले में आ सकती है. तो इन इंडिया तो करंटली यही दो है चीजें, बट ग्लोबली देखे जाए तो बाकी भी काफी यहाँ पे ट्रायल एंड एरर चल रही है कि एनर्जी सप्लाई कैसे लाया जाए. तो एक एनर्जी ट्रांजिशन का रिस्क मुझे लगता है कंपनी के पास है कि आगे जाके अगर सब कंपनी शिफ्ट हुई फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहां पे इनका मे बी जो ऑर्डर बुक है उस पर थोड़ा सा रिस्क आ सकता है. एंड ऑब्वियसली MNC का प्ले तो है, पेरेंट कंपनी US बेस्ड है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग फॉर देम. बट डीजल के केस में अगर देखें तो कमोडिटी एक्सपोजर भी है इनका, तो वो भी थोड़ा सा एक रिस्क हो सकता है फॉर द कंपनी. So I think overall then Cummins में अगर कैपेसिटी भी यहाँ पे रैंप अप होती है, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. एंड यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन का रिस्क यू हाईलाइटेड वेल, बिकॉज जो अभी हम एमटा के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली, तो देयर इज अगेन यहाँ पे डिसरप्शन एक पॉसिबिलिटी तो देखी जा रही है. बट इट इज फार अवे, लाइक वी कैन प्रेडिक्ट इट. इंडिया में तो स्पेसिफिकली इतना नहीं हो रहा, बट यस ग्लोबली हो रहा है. ग्लोबली हो रहा इट कैन है, तो हैपन. इट कैन हैपन. Then next is about TD Power Systems. So TD Power में क्या हो रहा है? What they do and especially DCs में वो क्या करते हैं? सो TD पावर की अगर बात करें तो ये लोग गैस टरबाइन बनाते हैं बेसिकली. ये पहले बनाते थे फॉर इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई, राइट. अगर जो भी इंडस्ट्री में मशीनरीज यूज हो रही है कोई भी रीजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पे इनके गैस टरबाइंस पावर जनरेट करते थे. तो वो भी एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं बैटरी बैकअप जैसे रहता है, वैसे ही ये लोग भी पावर जनरेट कर सकते हैं खुद की. अगर कोई पर्टिकुलरली कैप्टिव पावर किसी को चाहिए वहां पे जनरेट करने, तो अगर डेटा सेंटर के केस में अभी देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर डिपेंडेंट ऑन पावर जनरेशन कंपनीज. इंडिया स्पेसिफिक में बात कर रही हूँ, राइट. बट अगर कल जाके ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा लोड आ रहा है ऑन पावर जनरेशन कंपनीज, तो ऐसा हो सकता है कि खुद की मैं कैप्टिव पावर मुझे जनरेट करनी है, तो वहां पे ये कंपनी का स्पेसिफिक प्ले आउट हो सकता है इम्पोर्टेंट, बिकॉज गैस टर्बाइन इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप यहाँ पे पावर जनरेट कर सकते हो. तो ये मेनली बनाती है AC जनरेटर, अल्टरनेटर्स एंड रोटेटिंग मशीन्स होती है बेसिकली, वो जो कन्वर्ट करती है टरबाइन इंजन शाफ्ट पावर को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो करंटली जैसे मैंने कहा इंडिया में तो ये मॉडल है ही नहीं, तो इसके रेवेन्यू में भी क्लियरली दिखेगा. अगर देखोगे तो एक्सपोर्ट के थ्रू ही इनका 80% प्लस रेवेन्यू आ रहा है, बिकॉज US में ये काफी ज्यादा ग्लोबली यूज हो रहा है. इनकी ऑर्डर बुक भी एक्सपोर्ट हैवी है वैसे देखा जाए तो. एंड इंडिया में आई थिंक इनके पास ज्यादा कवरेज में ये कंपनी आई थी फॉर एनालिस्ट, क्योंकि FY26 जो Q4 का इनका कॉन कॉल था तभी स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ने कॉल आउट किया कि यस हमारा प्ले है AI का. एंड उन्होंने ये भी कहा था कि AI डेटा सेंटर मार्केट जो है वो US में ही 100 गीगावाट के अराउंड उसका साइज है अभी, तो इट जस्ट स्टार्टेड. इंडिया में ऑल्दो ये प्ले नहीं है, बट हाँ है ही नहीं करेंटली, बट हो सकता है आगे जाके इंडिया में भी ये कंपनी प्ले हो. बट यस दिस इज वेरी नीश प्ले. अगर गैस टरबाइन में कोई डेटा सेंटर खुद जाता है कि मैं कैप्टिव पावर लूं, तो ही ये हो सकता है. तो बेसिकली अगेन एक वेट एंड वॉच
करेक्ट मोड में ही करेक्ट हम यहाँ पे हैं, करेक्ट बट अपॉर्चुनिटी तो है कंपनी के पास। डेफिनेटली, इसीलिए तो आई थिंक वैल्यूएशन भी वो स्टॉक हाँ, भाग गया है valuation उसके भी बाद। बहुत अच्छी, मतलब सब companies अच्छे में नहीं है यही इसके है। valuation। लेने लायक अच्छे नहीं है। है। देन मोस्ट अवेटेड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एमटार टेक्नोलॉजी। सो निशित, एमटार में क्या हो रहा है, पहले तो एक्सप्लेन कर देना एमटार एंड ब्लूम का कोरिलेशन, देन तो ये डीसीज में क्या कर रहे हैं। तो पहले तो बेसिकली के आर श्रीधर सर उनके सीईओ है ब्लूम एनर्जी के, तो हाँ। उन्होंने बोला था अभी के कॉन कॉल में उनका Q2 का, हम्म, तो उसमें बोला था कि चिप्स विदाउट पावर आर नॉट इंटेलिजेंस, दे आर इन्वेंट्री। तो पावर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है फॉर एआई, क्योंकि कंप्यूट जो भी हम लोग जो भी एआई यूज कर रहे हैं उसमें कंप्यूटिंग पावर जा रही है, करेक्ट, वो कंप्यूट पावर डेटा सेंटर्स को जनरेट करनी है, करेक्ट, राइट। तो डिमांड साइड में ब्लूम का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि यूएस की जो ग्रिड सरप्लस है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, राइट। तो जो भी इंक्रीमेंटल एआई लोड है वो सेल्फ सप्लाई होना चाहिए, यानी हाइपरस्केलर्स को खुद से ऑन साइट पावर जनरेशन करना पड़ेगा, राइट। एंड ऑन साइट पावर जनरेशन में देयर आर वेरियस वेज वेयर यू कैन गेट पावर, और उसकी वजह से गैस टर्बाइन मेकर्स हो चाहे बैटरी बैकअप हाँ। सोर्स वाले सब बोल रहे हैं हम एआई में, क्योंकि डेटा सेंटर्स को पावर चाहिए और इनको लग रहा है कि वी आर द ओनली वे वी कैन प्रोवाइड दैट पावर। अब Correct. ब्लूम का केस क्या है ना, ब्लूम एक सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल करके टेक्नोलॉजी है। नाउ दिस इज प्योरली ग्रीन, राइट। यहाँ पे कोई कंबशन नहीं हो रहा है, कंबशन नहीं हो रहा है तो कोई गैसेस रिलीज नहीं हो रहे, पोल्यूटेंट्स नहीं रिलीज हो रहे हैं, एंड दैट उसकी वजह से जो हाइपर स्केलर्स है उनको परमिट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं ऑन साइट इनके एसओएफसीज लगाने का, कंपेयर टू गैस टर्बाइन या फिर अलग अलग दूसरे जैसे कमिंस का इंजन, राइट, डीजल इंजन। तो वो क्योंकि वो ग्रीन नहीं है और ये ग्रीन है, तो इनके पास परमिटिंग की पावर है, इनके पास कम्युनिटी का बैकअप है, कम्युनिटी जो रहती है वहां पे वो भी इनको बैक करेगी, ब्लूम का यही कहना है, और इनका कैपिटल भी आ गया है अभी, और द सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द स्पीड। ब्लूम बोलती है कि हम लोग सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स विद इन अ ईयर लगा सकते हैं। अगर आप मेरे पास आए और मेरे को बोला कि यू हैव टू सेट अप सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स की 2.45 गीगावाट की मेरे को कैपेसिटी चाहिए, तो ब्लूम बोलती है हम विद इन अ ईयर कर सकते हैं ना। आपको पता है ग्रिड और बाकी सारे सोर्सेज में दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। और ब्लूम ने एग्जीक्यूशन अभी दिखाना चालू कर दिया, राइट। तो उनके जो गाइडेंसेस भी थे वो उन्होंने Q2 में इंक्रीज कर दिए। वो बोल रहे हैं कि हमारा बैकलॉग इज इंक्रीजिंग फास्टर देन देयर रेवेन्यू, सो दैट शोज द काइंड ऑफ डिमांड देयर, राइट। और ये सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, राइट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही हाई हीट जनरेट करता है, और इस हीट को कर्टेल करने के लिए, आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करने के लिए यू नीड अ हॉट बॉक्स, और वो हॉट बॉक्स एमटार सप्लाई। हॉट बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस, डायरेक्ट बेनिफिशियरी, एकदम डायरेक्ट बेनिफिशियरी, कोई इनडायरेक्ट वगैरह नहीं, प्योर डायरेक्ट प्ले है, ठीक है। तो एमटार 70% ऑफ द हॉट बॉक्सेस सप्लाई करती है, दूसरा सप्लायर इज ताइवान का। एंड एमटार के आज ही रिजल्ट है, कल ही रिजल्ट है उनकी। मैं ऑर्डर बुक का एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा, सिर्फ डिमांड बताने के लिए। तो कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में 2450 CR के ऑर्डर्स रिसीव किए थे। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में उन्होंने 2900 करोड़ के ऑर्डर्स रिसीव किए। उनका दैट इज द डिमांड, एंड दैट इज द काइंड ऑफ डिमांड वी आर लुकिंग एट। एंड कंपनी का जो क्लीन एनर्जी सेगमेंट है, यानी जो डायरेक्टली ब्लूम एनर्जी से आता है, वो 3500 करोड़ के आज की ऑर्डर बुक है, राइट। और ये एग्जीक्यूशन फास्ट क्यों होगा, क्योंकि ब्लूम बोलती है कि हम एक साल में डिप्लॉय कर सकते हैं, तो एमटार को भी बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। एंड दैट इज व्हाई उनकी 80% और 24% एबिटा मार्जिन्स की 80% रेवेन्यू ग्रोथ और 24% एबिटा मार्जिन्स की गाइडेंस, राइट। एंड दैट इज व्हाई द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। सो बेसिकली यहाँ पे टेलविंड है ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, बट अगेन रिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो एक कंसंट्रेशन तो है नंबर 1, एंड valuations are a function of what they're doing fundamentally. Correct. The fundamentals are very good, but again valuation is very 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 high. Very very high. सेकंड, जो श्रुति ने बोला था कि एक जो रिस्क है वो रहेगी, देखो पावर चाहिए डेटा सेंटर्स को, राइट। और पावर्स कितने तरीके से आ सकती है वो अभी तक पता नहीं है किसी को, राइट। वी आर ऑलवेज इन्वेंटिंग ट्रायल एरर कर, एनीवेज वी आर इन्वेंटिंग न्यू स्टफ। नाउ यहाँ पे मैं क्यों ब्लूम एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लूम एनर्जी की वजह से हमको मालूम पड़ेगा कि कहाँ से डिमांड आ रही है। और ब्लूम एनर्जी ने अगेन के आर श्रीधर सर ने कॉल में बोला था कि जो लोग कंबशन इंजन के थ्रू पावर ऑन साइड लेने वाले थे, दे हैव नाउ बैक ट्रैक्ड एंड केम टू ब्लूम, एंड दे हैव सीन इंस्टेंसेस ऑफ दैट इन Q2 कि जहां वो कंबशन के लिए जा रहे थे, नाउ दे आर कमिंग टू फ्यूल सेल्स बिकॉज़ दे आर क्लीनर। और ये R&D में उनको बहुत टाइम लगा था to do this at scale. This is a good point actually, because this also shows कि एक transition भी हो रहा है towards this new technology as well. Correct. तो good point. Yes. Right.
देन सो दिस वाज अबाउट एमटार. सो आप आई होप आपको एमटार अभी समझ आ चुका है एमटार क्या करता है एंड व्हाई द वैल्यूएशंस आर सो एंड व्हाई इट इज ग्रोइंग एट दिस पेस. देन नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें, अपार इंडस्ट्रीज के बारे में. तो अपार इंडस्ट्रीज में अपार इंडस्ट्रीज टिपिकली पावर क्या कहते हैं पावर इंफ्रा का बैकडोर प्ले है जहाँ पे कंडक्टर सप्लाई करते हैं. पावर टी&डी का स्पेसिफिक एक बैकडोर प्ले है जहाँ पे वो कंडक्टर सप्लाई करते हैं. And उसके apart from that they have some cooling solutions Oils. as well, cooling oils as well. So Shruti, what is with APAR? इनके क्या focus है into DC's part? So particularly like you already highlighted, conductors mainly conductors के लिए ये ज्यादा फेमस है कंपनी क्योंकि there are very niche players. So I think they are third or fourth globally जो ये सप्लाई करते हैं. तो कंडक्टर्स कहाँ पे लगते हैं जब आप पावर वोल्टेज कम ज्यादा करते हो तो वो कंडक्ट करने के लिए फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइन टू लो वोल्टेज वहाँ पे कंडक्टर्स. And also to carry that. करेक्ट. सो दिस इज द वन लाइनर. अभी ये कंपनी डेटा सेंटर में क्या कर रही पर्टिकुलरली, तो जैसे कहा कि ऑयल ये लिक्विड के मतलब कूलिंग के लिए ऑयल्स यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं पर्टिकुलरली. एंड हम सबको पता है कि डेटा सेंटर में कूलिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे एनर्जी चिप्स जो है वो हीट जनरेट करता है एंड बिकॉज ऑफ विच वी नीड अ स्ट्रॉन्गर कूलिंग सिस्टम. अभी वाटर पे हम सब डिपेंड नहीं रह सकते हैं वहाँ पे, तो काफी वहाँ पे भी वेज आ रही है. तो दिस इज वन ऑफ द वे जो ऑयल से ये कंपनी बनाती है. अगेन यहाँ पे वही रिस्क अगर बात करें तो ऑयल ये अकेली कंपनी नहीं बनाई, राइट. उनका नीश है कंडक्टर्स में जो पावर टी&डी प्ले है. दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर आवर डेटा सेंटर एट सच से क्योंकि पावर जनरेशन में अगर वही मैं वापस बोल रही हूँ अगर फॉसिल फ्यूल एंड रिन्यूएबल थ्रू करेंगे तो टी&डी भी उसके लगेगा पावर सप्लाई के लिए एंड वहां पे फिर ये प्ले आउट हो सकता है. बट अगर हम डायरेक्ट कोरिलेशन विद डेटा सेंटर देखें तो वो ऑयल का ही है जो लिक्विड कूलिंग के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कमोडिटी. काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो एक रिस्क है ये कंपनी के साथ. एंड मल्टी सेगमेंट बिजनेस है तो वैसे देखा जाए तो कंडक्टर्स इज देयर निश नॉट कूलिंग सिस्टम, राइट. तो वो भी एक रिस्क ही बोल सकते हैं. बट यस ओवरऑल दिस इज द कंपनी ओवरव्यू. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एक और कंपनी बेसिकली हम लोग पढ़ भी रहे थे कैस्ट्रॉल. सो दे आर आल्सो सिमिलर ही इसमें जा रहे हैं. सो इमर्शन एंड ऑल बट उनका एज सच लाइक वी नो फॉर मतलब बाकी इंजन ऑयल्स एंड इसके लिए हम उसको जाने जाते हैं. बट what I read was कि they are also thinking of entering into this cooling system जहाँ पे वो ये सारे cooling oils वगैरह प्रोवाइड करेंगे. बट अभी तक कुछ कंक्रीट नहीं है. सो ये जस्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि वो भी एक यहाँ पे ऑप्शनलिटी कैस्ट्रॉल के पास हो सकती है एंड प्लस वैल्यूएशन फॉर आल्सो लो. आप इस कंपनी को भी अपने रडार पे रख सकते हो. क्योंकि पावर टी&डी में आई थिंक सब स्टॉक्स जो भागे हैं इसमें ये भी काफी भागा है. तो वो हर एक कंपनी के लिए हम जो यहाँ पे कवर करें वहाँ पे वैल्यूएशन इज द थिंग व्हिच वी आर नॉट कवरिंग येट. करेक्ट. क्योंकि वैल्यूएशन एक ब्लैंकेट रिस्क आप मान के चलो. वैल्यूएशन देख के ही आपने सारी चीजें करनी चाहिए. बिकॉज मेरे को एक कोट याद आता है फ्रॉम झुंझुनवाला सर. वहाँ पे वो बोलते थे कि व्हाट यू बाय इज इम्पोर्टेंट बट व्हाट वैल्यूएशन इज बाय इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बिकॉज पैसा तभी बनेगा जब आप अच्छे वैल्यूएशन पे बाय करो. देन नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है तो उसमें है पावर एंड डेटा केबल्स, राइट. तो उसमें पहली कंपनी है केईआई इंडस्ट्रीज. सो केईआई के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट अबाउट केईआई? यहाँ पे अगर डेटा सेंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ऐसे बोल रहे हैं कि 8 to 10 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर्स टोटली बनने वाले हैं इंडिया में. तो उसमें 3 to 5% जो डेटा सेंटर्स की कॉस्ट है उसमें से केबल्स विल बी 3 to 5%. और अगर हम थोड़ा सा और फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईच गीगावाट 1 गीगावाट डेटा सेंटर्स के लिए 3,500 to 4,000 करोड़ के केबल्स लगते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे अगर हम टोटल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो केबल्स की अपॉर्चुनिटी अराउंड 25,000 30,000 करोड़ की टोटल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि डेटा सेंटर्स के लिए यू विल नीड द हायर वोल्टेज केबल्स लगेंगे. तो यहाँ पे केईआई को थोड़ा सा एडवांटेज है कि उनका एक टेक्निकल टाई अप है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है यहाँ पे उनके साथ. तो 400 kV के जो केबल्स है वो लोग वो मैन्युफैक्चर करते हैं. बट यहाँ पे अगेन की कितना ओवरऑल 25-30,000 में कितना शेयर इनको मिल सकता है दैट इज नीड्स टू बी सीन. क्योंकि बाकी भी कॉम्पिटिटर्स है कि पॉलीकैब है या जो भी डायनेमिक केबल जैसे हम आगे बात करेंगे. तो दोज आर आल्सो एंटरिंग इनटू द सेम स्पेस और ओवरऑल अपॉर्चुनिटी 25-30,000 ही है. एंड अगर हम केईआई के ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो वो ऑलरेडी 10-12,000 तक पहुंच गया है. तो कितना टोटल अपॉर्चुनिटी बन सकता है दैट नीड्स टू बी सीन. बट डेफिनेटली यहाँ पे
केबल्स तो डेफिनेट लगने ही वाले हैं हाई वोल्टेज के। And I think KI is also into their capex phase. राइट, तो उनका सानंद में एक बड़ा प्लांट बन रहा है जहाँ पे स्पेशली जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स है वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होने वाले। ओवरऑल गाइडेंस की अगर बात करें कि एआई की, तो 20% प्लस अगले 3-4 सालों के लिए ग्रो करेंगे उसमें, एंड डेटा सेंटर का जो एक बूम है वो उसमें बड़ा पार्ट प्ले करेगा। दैट विल बी अबाउट द गाइडेंस। देन इसी में नेक्स्ट कंपनी है डायनामिक केबल्स। सो डायनामिक केबल्स एक बहुत नीश प्ले है। दिस इज वेरी स्मॉल कंपनी फ्रॉम जयपुर जो केबल मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि करंटली दे आर इनटू एक्टिव निगोशिएशंस विद वेंडर्स कि ये केबल सप्लाई करेंगे टू डेटा सेंटर ऑपरेटर्स वगैरह। तो यहाँ पे एक ऑप्शनलिटी का प्ले यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है, एंड वैल्यूएशंस आर आल्सो लो। तो ये हमने यहाँ पे देखना चाहिए। देन अभी बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, तो मे बी इट्स रिलेटिवली अनप्रूवन कि एग्जीक्यूशन ये कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते, प्लस कमोडिटी का जो इंडस्ट्री वाइड रिस्क होता है कमोडिटी प्राइस का, तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है। बट गुड ग्रोथ एट रिलेटिवली गुड वैल्यूएशन हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट दिस डायनामिक केबल्स। दे आर आल्सो इनटू देयर एक्सपेंशन प्लान्स एज वेल। ऐसा कुछ उन्होंने स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दिया रिलेटेड टू डीसी पार्ट, बट जैसे जैसे ये डीसी थीम या पावर थीम ये इमर्ज होगी वैसे वैसे इनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलते हुए हम देख सकते हैं। पूरी केबल कंपनीज के बारे में बोल सकते हैं कि बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत correct. सारे। तो अगर 25-30 हजार करोड़ की अपॉर्चुनिटी तो कहाँ बटेगी, कितने बटेगी, हाँ, exactly. राइट, तो दिस वाज इट। ये थी 13 कंपनी जिसके बारे में हमने बात करी है इस वीडियो में। तो ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम की जो कंपनी है, कूलिंग की जो कंपनीज है, एंड जो ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनी उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल बने रहे। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।